फ्रेंड्स, मेरे चैनल एडजस्ट मैक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भूमिका। गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ समीकरण x+2 = 13। ठीक है, इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे आप? ये देखिए, x+2 बराबर अगर 13 है तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 है इसको संख्या को इधर लाएंगे और 2 यहाँ प्लस का है तो बराबर के इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 13 - 2 = 11। x+2 = 13 को x = 11 के लिए हल किया जाता है, क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। वैसे ये x = 11 कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। हल 11 एक प्राकृत संख्या है। दूसरी तरफ समीकरण x + 5 = 5 का हल 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यदि हम केवल प्राकृत संख्याओं तक सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें 0 भी शामिल होना चाहिए। और 0 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। समीकरण 2 जैसे समीकरणों को हल करने के लिए हमने प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल किया। इस नए समूह को हमने पूर्ण संख्याओं का नाम दिया। यद्यपि x + 18 = 5 जैसे समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? हमें संख्या -13 की आवश्यकता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसने हमें पूर्णांकों धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। ध्यान दीजिए कि धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याओं के अनुरूप है। आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्याएं हैं। निम्नलिखित समीकरणों के बारे में विचार करते हैं। 2x = 3 और 5x + 7 = 0। समीकरण नंबर 4 और 5। इनका हल हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते। समीकरण 4 को हल करने के लिए संख्या देखिए, समीकरण 4 को कैसे हल किया गया है। यहाँ पे दे रखा है आपको 2x = 3। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 है ये x के साथ गुणा में है, तो ये 3 के साथ बटे में चला जाएगा, इसका पक्षांतरण हो जाएगा। ये ऊपर की संख्या उठ के नीचे चली जाती है। ऐसे जो दूसरे समीकरण है 5x + 7, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए 7 यहाँ प्लस का है तो 0 के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा 5x = -7। ये 5x के साथ गुणा में है तो नीचे जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा, -7/5। ये इन समीकरणों के हल होंगे। समीकरण 4 को हल करने के लिए संख्या 3/2 और समीकरण 5 को हल करने के लिए संख्या -7/5 की आवश्यकता है। इससे हम परिमेय संख्याओं के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। हम पहले ही परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं उनकी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म खोजने का अब हम प्रयत्न करते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। संवृत। पहले तो होती है पूर्ण संख्याएं। आइए एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर संवृत गुणधर्म की चर्चा करते हैं। संक्रिया योग के लिए 0 + 5 = 5 एक पूर्ण संख्या है। 4 + 7 बराबर क्या होगा? 11। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b एक पूर्ण संख्या है। टिप्पणी: पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। व्यवकलन: 5 - 7 = -2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए संवृत नहीं होती। गुणन: 0 × 3 = 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए संवृत होती हैं। 3 × 7 = 21। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? व्यापक रूप से यदि a तथा b कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल ab एक पूर्ण संख्या होता है। भाग 5/8 = 5/8 यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती। प्राकृत संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत गुण की जांच कीजिए। प्राकृत संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत गुण की जांच कीजिए। क्या है? पूर्णांक।
आइए अब हम उन संक्रियाओं का स्मरण करते हैं जिनके अंतर्गत पूर्णांक संवृत होते हैं। कौन कौन संक्रिया होती है? योग, व्यवकलन और गुणन। सबसे पहले योग के लिए देखते हैं। माइनस का 6 + 5 बराबर माइनस का 1 एक पूर्णांक है। पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होता है। क्या माइनस का 7 + माइनस का 5 एक पूर्णांक है? क्या 8 + 5 एक पूर्णांक है? व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a + b एक पूर्णांक है। ठीक है, अब आता है व्यवकलन। 7 - 5 बराबर 2 एक पूर्णांक है। पूर्णांक व्यवकलन के लिए व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं होते। क्या 5 - 7 बराबर -2 एक पूर्णांक है? गुणन 5 × 8 बराबर 40 एक पूर्णांक है। पूर्णांक गुणन संक्रिया के अंतर्गत संवृत होते हैं। भाग 5 भाग चिन्ह 8 बराबर 5/8 यह एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होते हैं। आपने देखा कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत संवृत हैं, परंतु भाग और व्यवकलन के लिए संवृत नहीं हैं। तथापि पूर्णांक योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत संवृत हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। परिमेय संख्याएं। स्मरण कीजिए कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। यहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0। उदाहरण के लिए -2/3, 6/7, 9/-5 परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 0, -2, 4 p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएं हैं। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जा सकता है। आइए कुछ युग्मों का योग ज्ञात करते हैं। 3/8 + -5/7 इनका एलसीएम लिया, लसा लिया तो ये आया 56 और ऊपर आया 21 + -40 तो ये आया आपके पास -19/56 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एज इट इज़ आपको और भी देखनी है। हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। कुछ और परिमेय संख्याओं के युग्मों के लिए इसकी जांच करनी चाहिए। इस प्रकार हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए संवृत होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a + b भी एक परिमेय संख्या है। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा? इसके लिए इसका आपको एक उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। परिमेय संख्याओं के कुछ और युग्मों की जांच के लिए इसकी जांच कीजिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a - b भी एक परिमेय संख्या है। आइए अब हम दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल की चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याओं के कुछ और युग्म लीजिए और इसकी जांच कीजिए कि उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a × b भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आती है बस क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता क्या होती है? पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरते हुए विभिन्न संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमेयता का स्मरण कीजिए। योग के लिए पूर्ण संख्याएं योग क्रम विनिमेय होती हैं। ठीक है, a + b बराबर b + a। व्यवकलन के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमेय नहीं होंगी, क्योंकि a - b b - a के बराबर नहीं होता। गुणन के लिए क्रम विनिमेय होंगी, क्योंकि a × b बराबर b × a होगा, और भाग के लिए नहीं होंगी, क्योंकि a भाग चिन्ह b बराबर नहीं होगा b भाग चिन्ह a के। हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हर किसी का अपना ही स्टाइल है। अनारकली अन्नू। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं की क्रम विनिमेयता। निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए और पूर्णांकों के लिए विभिन्न संख्याओं की क्रम विनिमेयता की जांच कीजिए। ठीक है, संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमेय होती हैं, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेय नहीं होती। पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमेय होती हैं और भाग के लिए क्रम विनिमेय नहीं होती। परिमेय संख्याएं देखिए,
अब देखिए परिमेय संख्याएं। आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। आइए हम कुछ युग्मों पर विचार करते हैं। और आप पाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a प्लस बी बराबर b प्लस a। इसी प्रकार व्यवकलन के लिए हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं होता। ध्यान दीजिए कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है तथा पूर्णांक परिमेय संख्याएं भी हैं, अतः व्यवकलन परिमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमेय नहीं होता। गुणन के लिए क्या है, हम पाएंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a होता है। भाग के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। अब आती है आपके पास सहचारिता। पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांक के लिए, ठीक है। पहले पूर्ण संख्याओं के लिए देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए योग सहचार्य होता है, व्यवकलन सहचार्य नहीं होता, गुणन सहचार्य होता है और भाग सहचार्य नहीं होता। पूर्णांक संख्याओं के लिए योग सहचार्य होता है, व्यवकलन सहचार्य नहीं होता, गुणन सहचार्य होता और भाग सहचार्य नहीं होता। परिमेय संख्याओं के लिए अब आपके पास आता है एक उदाहरण। ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। इसको सरल करने के लिए हमने देखा पहले 7 और 21, 7 के पहाड़े में 21 भी आता है, तो 3/7 और माइनस का 8/21 को एक साथ लिख लेना चाहिए और माइनस का 6/11 और 5/22 को एक साथ लिख लेना चाहिए, क्योंकि इनका प्लस ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसमें इसका जो सेकंड मेथड बताया हुआ है 3/7 प्लस माइनस का 8/21 प्लस माइनस का 6/11 प्लस 5/22, इन दोनों को एक साथ लिखा इसने और दोनों का इसका एलसीएम आ गया। इस वाले पहले वाले ब्रैकेट का 21 और दूसरे वाले ब्रैकेट का आएगा 22। ठीक है, फिर इसको लेके आप सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल और शून्य की भूमिका भी देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़ोगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो शून्य संख्या एज इट इज रहेगी। शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ें, चाहे पूर्णांक में जोड़ें या परिमेय संख्या में जोड़ें। ऐसे कुछ और योग ज्ञात कीजिए कि आप देख पाएंगे कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही पूर्ण संख्या होती है। यह तथ्य पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है। व्यापक रूप से a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर a। यहाँ a एक पूर्ण संख्या है, b को एक पूर्णांक ले लिया और c को एक परिमेय ले लिया। परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योजित तत्समक है। अब आती है एक की भूमिका। एक को चाहे आप पूर्ण संख्याओं से, पूर्णांक से, परिमेय संख्याओं किसी से भी गुणा कर लो, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो संख्या एज इट इज रहेगी। तो एक आपका गुणन तत्समक कहलाता है। एक संख्या का ऋणात्मक मान। किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान ज्ञात करने के लिए उस संख्या के आगे आप माइनस लगा दीजिए। जैसे a का ऋणात्मक मान -a होगा तो -a का ऋणात्मक मान a हो जाएगा, क्योंकि -a के आगे जब आप माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। इसी प्रकार की संख्या का आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो अगर आपको जैसे 8/21 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो उसका उल्टा कर दीजिए, 21 को ऊपर और 8 को नीचे, यानी कि 21/8 हो जाएगा। a/b का व्युत्क्रम तथा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर व्युत्क्रमता। इसके बाद आपके पास प्रश्नावली 1.1, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आप प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। हम उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं।
पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से अनंत तक चलती हैं और परिमेय संख्याएं माइनस अनंत से अनंत तक चलती है, लेकिन ये बटे के रूप में भी हो सकती हैं। संख्या रेखा 4 पर वह बिंदु 0 और 1 के मध्य स्थिति से 1/2 के रूप में अंकित किया गया है। संख्या 5 पर 0 और 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटने वाले समदूरस्थ बिंदुओं में से प्रथम बिंदु को 1/3 के रूप में अंकित किया जा सकता है। संख्या रेखा 5 पर भाजक बिंदुओं में से दूसरे बिंदु को आप कैसे अंकित करेंगे? अंकित किए जाने वाला यह बिंदु शून्य के दाईं तरफ 1/3 के रूप में अंकित बिंदु से दुगनी तरफ दूरी पर है। इस प्रकार यह 1/3 से दुगुना है, अर्थात 2/3। आप इसी प्रकार संख्या रेखा पर समदूरस्थ बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं। इस श्रृंखला में अगला चिन्ह 1 है। आप देख सकते हैं कि 1 और 3/3 एक समान है, जैसा कि आपको संख्या रेखा 6 पर दर्शाया गया है। फिर इन सबको आपको पढ़कर देखना है। उसके बाद देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। क्या आप 1 और 5 के बीच की प्राकृत संख्याएं बता सकते हैं? वे प्राकृत संख्याएं 2, 3 और 4 हैं। 7 और 9 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? केवल 1 और वह है 8। 10 से 11 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? स्पष्ट रूप से एक भी नहीं। -5 और 4 के बीच स्थित पूर्णांकों की सूची बनाइए। -5 और 4 के बीच क्या क्या आएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। -1 और 1 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? -9 और -10 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? आप दो प्राकृत संख्याओं पूर्णांकों के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं पूर्णांक पाएंगे। 3/10 और 7/10 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? शायद आप सोच सकते हैं कि ये संख्याएं 4/10, 5/10 और 6/10 हैं, परंतु आप 3/10 को 30/100 और 7/10 को 70/100 भी लिख सकते हैं। अब संख्याएं 31/100, 32/100, 33/100 से लेकर 59/100 तक ये सभी 3/10 और 7/10 के बीच में हैं। इन परिमेय संख्याओं की संख्या 39 है। इस प्रकार हम 3/10 और 7/10 के बीच में अधिक से अधिक संख्याओं का समावेश कर सकते हैं। इसलिए प्राकृत संख्याओं और पूर्णांकों की तरह दो परिमेय संख्याओं के बीच में पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं परिमित नहीं हैं। एक और उदाहरण पर विचार करते हैं। -1/10 और 3/10 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? इनको आपको निकालना है। अब देखिए, उदाहरण दिया हुआ है आपको। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2 और 0 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो -2 को 20/10 और 0 को 0/10 इसमें लिख लिया। अब हम -2 और 10 के बीच में -19 से लेकर -1 तक परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं और इनमें से हम कोई सी भी 3 संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला उदाहरण है। अब वो क्या कह रहा है कि 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम दी हुई परिमेय संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। पहले इसका माध्य ज्ञात किया तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया, तो ये आपके पास आया 3/8। 1/4 और 1/2 के मध्य 3/8 स्थित है। इसे संख्या रेखा पर देखा जा सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं कि 1/4 छोटा है 3/8 से, 3/8 छोटा है 1/2 से। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a और b के मध्य a + b/2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि a छोटा है a + b/2 से, ये छोटा है b से। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 1.2। इसे आपको सॉल्व करना है। जो हमने पढ़ा वो शॉर्ट में इसके नोट्स। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।